देश में एक साथ चुनाव हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये बड़ी बात निकल कर आई है। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ राजकिशोर, एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक हैं। हमारे साथ आनंद पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ आनंद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकिशोर जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आप ही की चाहूंगी। क्या लगता है एक साथ चुनाव होंगे अब? नहीं, देखिए आमांद्रा, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सभी विधानसभाओं को पहले इसे पारित कराना पड़ेगा। और जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति है, अभी हम लोग ऑफ एयर बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे थे आनंद प्रधान जी से। बात ये हो रही थी कि उन्होंने एक अभी बड़ी दिलचस्प एक सर्वे का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जब 7 चुनाव होने पर जो राष्ट्रीय दल हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको नुकसान पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लोकतंत्र के लिए इसको घातक बताकर ये इसका विरोध करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी ही नहीं, दूसरे दल भी इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। और तमाम बुद्धिजीवियों की यह राय रही कि लगातार चुनाव से न सिर्फ आर्थिक संसाधनों पर खर्चा दबाव पड़ता है, बल्कि जो विकास कार्य या जो सुधार कार्य होते हैं उन पर भी असर पड़ता है। तो ये एक डिबेट है जिसको लगातार मोदी सरकार आगे बढ़ाती जा रही है। 2015 में भी स्थायी समिति की रिपोर्ट आई थी इस विषय में। तो अगर इस दिशा में अगर देखें तो एक तरीके से ये चुनावी मुद्दा भी होगा, ये तय है, क्योंकि 1.5 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वो अपनी विधानसभाओं से इसे पारित कराकर विपक्ष पर दबाव निश्चित तौर पर बना सकती है। और विपक्ष अगर इसके लिए राजी नहीं होता है तो वो कहेंगे देखिए हम तो इसके लिए तैयार थे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या इतना आसान है, तो वास्तव में मुझे इतनी आसान राह तो कम से कम नहीं लगती है, क्योंकि इसमें जटिलताएं बहुत ज्यादा हैं। चलिए, बहुत जटिलताएं, आसान नहीं होगा। लेकिन आनंद पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या विपक्ष के गले उतरेगा ये सुझाव? देखिए, जो मुझे समझ में आता है अल्टीमेटली ये आज होगा, इस बार के चुनाव में ऐसा होगा या अगले चुनाव से ऐसा चालू होगा 1924 के बाद क्या होगा, ये तो अभी कयास लगाना इस बारे में जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात तय है कि जिस हिसाब से पूरा माहौल खड़ा हो चुका है और जिस तरह से एक देश की मानसिकता तैयार की जा रही है, तो आगे पीछे ऐसा होगा। और वैसे भी आप देखिए, अगर हम हमारे देश के शुरुआती 3 चुनाव की बात करें, हम 52 में हुए, इसका 67 में हुए, तो ये जो चुनाव थे इनमें 57 के बाद 62 वाले तीनों चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद ये हुआ कि चुनाव अलग अलग होना चालू हो गए। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा राज्यों की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, विधानसभा बहुत ज्यादा है। तो क्या ये एक साथ, यानी ये भी एक जो चुनाव आयोग बार बार बोलता है, अभी भी आप देखिए जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं और कोई बड़ा राज्य होता है तो उसमें 2-3 उसमें किया जाता है, चरणों में चुनाव किए जाते हैं, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो उसको काबू में रखा जा सके। तो क्या इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना ये संभव हो पाएगा? और जिस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र अभी राजकिशोर कर रहे थे कि 2015 में जो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें भी उसने ये सुझाव दिया था कि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करवा देना चाहिए और एक दूसरे चरण में बाकी बचे हुए राज्यों के चुनाव करवाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से ये बहस आगे बढ़ गई है और बीजेपी ने इसको आगे बढ़ा दिया है, तो अब मुझे लगता है कि आगे पीछे चुनाव तो एक साथ होंगे। कैसे होंगे, कब से होंगे, कितनी तैयारी करना पड़ेगी, ये सब इसकी प्रक्रिया है, इस पर जरूर समय लगेगा। जी, लेकिन आनंद प्रधान जी, इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि एक साथ चुनाव आखिरकार हमारे देश में अब तक क्यों नहीं होते? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आजादी के बाद, जैसा कि आनंद पांडे जी बता रहे थे, 1952 से 67 तक लगभग 7 चुनाव हुए जी। विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ ही होते रहे, लेकिन वो कांग्रेस के डोमिनेंस का समय था और राज्यों में एक स्थायी सरकारें बनती थी। पर 67 के बाद जब से संविध सरकारों का दौर शुरू हुआ और सरकारें बीच में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, या जैसे लोकसभा को भी पहले भंग करा के चुनाव कराया गया, तो इसके कारण एक तरह से ये चुनाव की जो का चक्र था वो बिगड़ा है। और पिछले 30-40 वर्षों की जो राजनीतिक स्थिरता थी उसके कारण चुनावों का समय या चक्र बदल गया है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत दिनों से हो रही है और इसके पीछे जो मुख्य बात है वो ये है कि किस तरह से अर्थनीति को राजनीति से अलग किया जाए। यानी अर्थनीति को राजनीति के दबाव से मुक्त करने के लिए एक तरह से 5 साल के लिए स्थायी सरकारें बने। पर मुझे लगता है कि आइडिया के स्तर पर तो ये बहुत ही आकर्षक दिखता है, लेकिन भारत जैसे एक संघीय देश के लिए, जहां पर राज्य सरकारें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं हमारी पूरी संरचना में, राजनीतिक संरचना में, और जहां राजनीतिक पार्टियों की भी बहुत अहम भूमिका है, तो हमारे देश में जो एक राजनीतिक विविधता है, जो सामाजिक विविधता का एक तरह से प्रतिफलन है, क्या वो उसके लिए तैयार हो पाएगा? ये जो अधिक से अधिक राजनीतिक पार्टियां, जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, उसमें जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, संभवतः उनको इससे फायदा होगा, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या उसके लिए वो तैयार होंगी?
ये इसकी फिजिबिलिटी को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल है। क्या एक बार चुनाव कराने के बाद ये क्या इस बात की गारंटी है कि सारी विधानसभाएं और लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी? तो ये ऐसे कई सवाल हैं जिनकी फिजिबिलिटी को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना, जिसकी तरफ राष्ट्रपति ने इशारा किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और भी है जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं चर्चा के लिए, वो ये है कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे कांसीराम जी, वो कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकारें चाहिए, जिसकी तरफ पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी ने भी अपने एक आलेख में कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकारों पर अकाउंटेबिलिटी या एक तरह से दबाव रहता है कि जनता के हित में वो काम करते रहे। अगर 5 साल के लिए अगर सरकारों को चुनावों से मुक्त कर दिया जाए, एक स्थायीपन आ जाए, तो उसके कारण कई बार जिसको हम कहते हैं कि लोकतंत्र का जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका चुनाव एक तरह से लाइफ ब्लड है। बहुत प्रैक्टिकल नहीं होगा ग्राउंड पे, लेकिन राजकिशोर जी से मैं जानना चाहूंगी। हाँ नहीं, लेकिन राजकिशोर जी, जो तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से ये कि इससे विकास बार बार बाधित होता है, तो उसका विरोध करना भी विपक्ष को महंगा पड़ सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे पिछली बार जो सरकारों में जब ये गठबंधन की सरकारें चल रही थी तो जब कोई काम नहीं हो पाता था तो लगातार ये सवाल उठता था कि चूंकि सरकारें कमजोर हैं, वो फैसला नहीं ले पाती हैं, उनके सहयोगी दलों के दबाव में तमाम फैसले रुके रह जाते थे। इसीलिए मजबूत सरकारों की बात आई, और जब मजबूत सरकारों की बात आई तो मजबूत नेतृत्व की भी बात उठी, और ये मजबूत नेतृत्व की जब सवाल उठे हैं और जब जरूरत हुई, देखिए राजनीति अपनी जरूरत के हिसाब से अपना नेता चुन लेती है, समाज अपना नेता चुन लेता है या अपनी पार्टी चुन लेती है। तो अब जब इस तरफ चीजें बढ़ चुकी हैं और एक मजबूत नेतृत्व की बात हो रही है, और अगर आप देखेंगे तो चाहे राज्यों में भी देखें तो शख्सियत के इर्द गिर्द ही चुनाव केंद्रित हो रहे हैं लगातार। मतलब चाहे वो कितना भी बड़ा वैचारिक दल हो, चाहे वो संघ हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज हो या दूसरे जो दल अभी उभर कर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक स्थायी और मजबूत सरकार की वकालत सभी करते रहे। ये बहुत पुरानी बात है भाई, लोहिया या जेपी कहते थे कि सरकारों को बीच में बुलाने का हक होना चाहिए। ये सब बातें नारे तक तो ठीक रही, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए भी इसका विरोध करना तो बहुत आसान नहीं होगा, उनको रास्ता निकालना पड़ेगा। विपक्ष के लिए भी इसका विरोध करना आसान नहीं होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए भी इसे लागू करना भी पूरी तरह से आसान नहीं होगा।